हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स बाय माही में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हमने सोल्व किया है एसएससी एमटीएस के प्रीवियस शिफ्टों में आए हुए क्वेश्चनों को कलेक्ट करके ट्रिक वाइज सॉल्यूशन किया है। तो हमारी वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना और वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचा गया। यदि विक्रय मूल्य 1000 रुपये है तो क्रय मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हम ये मानते हैं कि जो सीपी है वो है 100 रुपये। अब क्योंकि जो हमारा लाभ है वो लाभ कितना है, 25% है, तो एसपी जो होगा हमारा वो कितना होगा, 100 + 25 बराबर 125 रुपये। तो जो हमारा एसपी होगा वो होगा 125। तो जिस समय हमारा विक्रय मूल्य 125% था तो विक्रय मूल्य 1000 रुपये था, तो क्रय मूल्य 100 रुपये। तो उस समय बताना कि क्या होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे 125% जो है वो इस 1000 के बराबर है। तो हमें क्रय मूल्य फाइंड करना, क्रय मूल्य 100% है, तो 100% बराबर 1000 बटे में ये 125 और गुना में 100। 125 अट्ठे जो होते हैं वो होते हैं 1000, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 8 और गुना ये वाला 100। अगर इस 8 की 100 से गुना करेंगे तो होगा 800 रुपये। तो वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो 800 रुपये था। 800 रुपये ऑप्शन सी में है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, 6000 रुपये पर 4 वर्ष में 1800 रुपये साधारण ब्याज मिलता है, ब्याज की दर क्या है। तो जो सवाल के अंदर दिया है सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं। ये हमें जो दिया हुआ है ये प्रिंसिपल दिया हुआ है, कितना है, 6000 रुपये। तो हम लिखेंगे 6000, ये हमारा मूलधन है। जो हमारा टाइम है टी वो है 4 वर्ष। इसके बाद जो हमारा साधारण ब्याज है एसआई कितना है, ये है हमारा 1800 रुपये। तो हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला लगाएंगे ब्याज की दर फाइंड करने के लिए। एस आई इज इक्वल टू पी गुना आर गुना टी अपॉन 100। तो जो वैल्यू हमारे पास हैं उन वैल्यू को पुट करेंगे। सबसे पहले क्या है, एस आई की जो वैल्यू है ये 1800 रुपये, हम यहाँ पर ये पुट करेंगे 1800। पी जो है वो 6000 रुपये है। आर हमें फाइंड करना है और टी की जो वैल्यू है वो है 4 वर्ष और बटे में ये 100। ये 2 जीरो कैंसिल आउट करेंगे। अब ये जो 60 है और ये जो 4 है वो 1800 की डिवाइड में जाएंगे तो यहाँ पर बचेगा आर। तो 1800 ये वाला 60 लिखेंगे और गुना में ये 4। इस जीरो से जीरो को कैंसिल आउट करेंगे, 6 × 18 यहाँ पर आएगा 30 और 30 को करेंगे 4 से डिवाइड। तो अगर हम 30 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 7.5% होगा। तो जो हमारा रेट होगा वो 7.5% होगा, यानी ऑप्शन भी करेक्ट होगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन 3 में लिखा हुआ है, 2000 रुपये पर 2 वर्ष में 5% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। क्वेश्चन के अंदर जो हमें मूलधन दिया हुआ है वो पी है हमारा, वो कितना है, 2000 रुपये। टाइम जो है हमारा वो है 2 वर्ष और जो रेट है वो आर जो दिया हुआ है 5%। तो हमें चक्रवर्ती ब्याज निकालना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एवरेज रेट बनाएंगे। एवरेज रेट हम एवरेज रेट जो होगा वो होगा x + y + xy डिवाइड बाई 100। तो हम क्या करेंगे, इस x की जगह 5% रखेंगे, y की जगह 5% प्लस 5 गुना 5 और डिवाइड बाई 100। इस 5 और 5 को जोड़ेंगे, ये होगा हमारा 10। अब 5 और 5 की गुना होगी 25 और 25 में क्या है, यहाँ पर 2 जीरो हैं तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे। तो यदि 10 में हम 0.25 को जोड़ते हैं तो जो हमारी औसत दर होगी वो होगी 10.25%। अब क्या करना है, ये जो हमारा मूलधन है इस 2000 का ये 10.25% निकालेंगे। 2000 गुना 10.25 और बटे में 100 लिखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट से इधर 2 संख्या है तो 2 जीरो लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, ये सबसे पहले 3 जीरो यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे। इस 2 से इस 10 को भाग करेंगे, 2 पंजे 10 और इस 5 से इस 1025 को डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10। अब एक जीरो लगाएंगे और 5 पंजे 25, तो 205 रुपये जो होगा हमारा चक्रवर्ती ब्याज होगा। तो 205 का जो ऑप्शन है बी में है, इसलिए ऑप्शन भी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन 4 में लिखा हुआ है, 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है। यदि उनका योग 200 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, ये संख्याओं का योग है तो हम क्या करेंगे, ये अनुपात का योग लेंगे, 2:3:5। तो इन तीनों का जो जोड़ होगा 2 और 3 5 और 5 10।
अब क्या करना है, इस योग को इस 10 से डिवाइड करेंगे, तो 200 डिवाइड बाई 10, तो भाग करने पर होगा 20। सवाल के अंदर कहा गया है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर जो सबसे बड़ा अनुपात है 5 है, इसलिए हम 20 की 5 से गुना करेंगे, 20 पंजे 100। तो जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो 100 होगी। 100 ऑप्शन सी में, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन 5 में लिखा हुआ है, एक किसी कार्य को 20 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में करता है, दोनों मिलकर 4 दिन कार्य करें तो कार्य कितना शेष रहेगा। यानी 4 दिन अगर दोनों कार्य करेंगे तो 4 दिन के बाद कितना कार्य शेष रह जाएगा। तो सबसे पहले देखना है, ए की जो कैपेसिटी है वो है 20 दिन की और बी की जो कैपेसिटी है वो है 30 दिन की। तो हम क्या करेंगे, ये 4 दिन तक कार्य करेंगे, तो हम क्या करेंगे, 4/20 लिखेंगे और प्लस 30 4/30 लिखेंगे, क्योंकि 4 दिन दोनों ने कार्य किया है। अब इस 20 का और 30 का एलसीएम लेंगे जो कि 60 होगा। इस 20 से 60 लाना है तो 20 या 60 3 बार टेबल पढ़ा जाएगा, उस 3 की 4 में गुना करेंगे तो 4 या 12। अब 20 इस 30 की 60 लाने के लिए 30 दूनी 60 2 बार टेबल पढ़ा जाएगा, तो 2 की यहाँ गुना होगी, 4 दूनी 8। ये 12 और 8 जोड़ेंगे तो 20 होगा और बटे में ये वाला 60। 20 एकम 20 और 20 तिया 60, यानी 1/3 कार्य तो हो चुका है। सवाल के अंदर कहा गया है शेष कार्य कितना रहेगा, तो इस 3 में से इस 1 को घटाएंगे या फिर 1 में से 1/3 को घटाएंगे, तो 1 में से 1/3 को घटाने पर बचेगा 2/3, तो 2/3 कार्य हमारा शेष रहेगा। तो 2/3 ऑप्शन ए में, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन 6 में लिखा हुआ है, एक व्यक्ति 60 किमी प्रति घंटे की गति से जाता है और 40 किमी प्रति घंटे की गति से लौटता है, उसकी औसत गति क्या है। तो आपको औसत गति निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज करना है, औसत गति बराबर औसत गति। तो आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो 2uv अपॉन u प्लस v, जहाँ u और v क्या है, ये जाने की और आने की चाल है। तो सबसे पहले लिखेंगे 2, u की जो वैल्यू है वो है 60 किमी प्रति घंटा और v की जो वैल्यू है वो है 40 किमी प्रति घंटा। अपोन में लिखेंगे u की वैल्यू 60 और v की वैल्यू 40। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 की 2 से गुना करेंगे, 4 छंग 24 और 24 दूनी 48। ये जो 2 जीरो हैं हम इनको एज इट ही लगाएंगे और ये अपोन में जो 60 और 40 हैं इन दोनों का योग होगा 100। 100 से ये 2 जीरो कैंसिल आउट करेंगे तो बचेगा 48। तो जो औसत चाल होगी वो 48 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन 7 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन 7 में लिखा हुआ है, किसी परीक्षा में 500 विद्यार्थी शामिल हुए जिनमें से 65% उत्तीर्ण हुए, तो अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। आपको देखना है कि यदि किसी परीक्षा के अंदर 100% विद्यार्थी शामिल हुए तो 100 में से उत्तीर्ण कितने हैं, 65%। तो यदि हम 100 में से 65 निकाल देते हैं तो बचते हैं 35% जो कि अनुत्तीर्ण है। अनुत्तीर्ण मतलब फेल। तो 500 का हम 35% ज्ञात करेंगे, 500 गुना 35 और बटे में 100। ये 2 जीरो कैंसिल आउट करेंगे। अब 35 की 5 से गुना करेंगे, 35 पंजे 175। तो 175 विद्यार्थी जो हैं वो फेल हुए, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन 8 में लिखा हुआ है, ए और बी जो हैं, ए और बी के वेतनों का अनुपात 4:5 है। यदि ए के वेतन में 20% की वृद्धि हो जाए तो नया अनुपात क्या होगा। तो आप सबसे पहले देखोगे कि जो ए की वैल्यू है वो 4 है और जो बी की वैल्यू है वो कितनी है, ये 5 है। हम अपने पास से सवाल को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, इस 4 को 40 कर लेंगे और इस 5 को 50 कर लेंगे। आप ऐसा समझ सकते हो कि 10-10 से दोनों संख्याओं में गुना कर दी गई है। कहा गया है ए के वेतन में 20% वृद्धि कर दी गई है। तो जब ए के वेतन में 20% वृद्धि करेंगे तो हम क्या करेंगे, 40 का 120% निकालते हैं, क्योंकि 20% वृद्धि के बाद जो है 120% होगा। ये जीरो कैंसिल आउट करेंगे, ये जीरो इससे। अब 12 की 4 से गुना होगी, 12 चौक 48। तो जो ए का नया वेतन है वो 48 है और बी का 50। तो इस 48 का और 50 का रेशो बनाएंगे। हम इसको काटते हैं 2 से, 24 दूनी 48 होगा और 25 दूनी 50। तो 24 और 25 जो होगा हमारा नया अनुपात होगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन 9 में लिखा हुआ है, 10 संख्याओं का औसत 50 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए
तो नया औसत क्या होगा। तो ऐसे सवाल को करने के लिए क्या करना, जो पुराना अनुपात है तो नया अनुपात ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, नया औसत बराबर जो हमारा पुराना औसत है उसे लिखेंगे पुराना औसत, और प्लस जो भी उसमें जोड़ा जा रहा है या x मान सकते हैं। तो हमारा जो 10 संख्याओं का औसत था वो कितना है, 50। अब प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ा जा रहा है, 5, तो केवल हम यहाँ पर 5 लिखेंगे और 50 में 5 जोड़ने पर होगा 55। तो 55 जो होगा हमारा नया औसत होगा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन 10 में लिखा हुआ है एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किमी प्रति घंटे की गति से चल रही है, किसी व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी। तो समय निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, दूरी बटे चाल। तो सबसे पहले आपको एक ध्यान रखनी है बात, यदि जो रेल की जो लंबाई है वो मीटर में दी हुई है तो रेल की जो ये चाल है उसको किमी प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं। स्पीड दी हुई है हमारी 54 किमी प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 तिया 54 होगा। अब इस 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 5 तिया 15, तो 15 मीटर प्रति सेकंड क्या है, ये हमारी चाल है। अब सवाल के अंदर कहा गया है 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी और व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को या किसी खंबे को पार करती है तो उसे अपने ही बराबर दूरी चलनी होती है। अपने बराबर यहाँ पर क्वेश्चन में, यानी 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी, तो व्यक्ति को पार करने के लिए उसे 150 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। रेलगाड़ी की ये दूरी होगी और जो चाल है उसकी वो है 15 मीटर प्रति सेकंड। तो हम डिवाइड में रखेंगे 15 से 15 को कैंसिल आउट करेंगे तो बचेगा 10 सेकंड। तो रेलगाड़ी जो है व्यक्ति को 10 सेकंड के अंदर पार कर देगी, यानी ऑप्शन सी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह उसे 110 रुपये अधिक में बेचता तो 20% लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो ऐसे सवाल को करने के लिए सबसे पहले आपको देखना है, आपको विक्रय मूल्यों का अंतर लेना है। सेलिंग प्राइस का जो अंतर होगा, जो हमारा पहला सेलिंग प्राइस होगा, क्योंकि 10% लाभ पर बेचा गया है वस्तु को, तो पहला सेलिंग प्राइस है 110। फिर बाद में कहा गया है 20% लाभ पर, तो दूसरा हो गया 120। अब जो हम अंतर लेंगे वो जो अंतर होगा वो दोनों का अंतर होगा 120 माइनस 110, तो जो दोनों का डिफरेंस होगा वो होगा 10। अब ये जो 10 है वो इस 110 के बराबर है। हमें क्रय मूल्य फाइंड करना, तो लिखेंगे कि 10% बराबर 110 है और क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। तो 100% इज इक्वल टू 110 बटे में 10 गुना में 100। ये जीरो कैंसिल आउट करेंगे, इस 10 की 110 से गुना करेंगे तो होगा 1100। तो जो हमारा विक्रय मूल्य होगा वो 1100 रुपये होगा। 1100 ऑप्शन सी में, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3 संख्याएं 4:6:9 के अनुपात में है, यदि सबसे बड़ी, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर 25 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो संख्याएं हैं ये हैं 4:6:9। सवाल के अंदर कहा गया है सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर। सबसे बड़ी जो संख्या है वो है 9 और सबसे छोटी जो संख्या है वो है 4। तो इस 9 का और 4 का जो अंतर होगा वो होगा 5। सवाल में कहा गया है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 25 है, तो ये जो 5 है इस 25 के बराबर रखा जाएगा, तो 5 बराबर 25। सवाल के अंदर कहा गया है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या 9 है, तो जब 5 जो है 25 के बराबर है तो 9 की वैल्यू कितनी होगी, 25 बटे 5 गुना में 9। 5 पंजे 25, यहाँ पर 5 आएगा और 5 की यदि 9 से गुना करेंगे तो 5 9 45। तो जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो 45 होगी, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक्स पाने के लिए और एसएससी एमटीएस के सभी पेपर का सॉल्यूशन ट्रिक वाइज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।